आ जाओ भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में चलो थोड़ा सा पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, वरना आप लोगों के सर पता नहीं कहाँ से किसका हाथ पैर जोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। कल क्लास जब हमारी हुई थी, लास्ट क्लास जब हमारी हुई थी, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, हमने मोशन चैप्टर को शुरू किया था। और मोशन चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने डिस्कस किए थे, कोशिश की थी उनके ऊपर कमांड पाने की, और काफी हद तक हमने उनको अच्छे से समझ भी लिया है। तो देखिए, एग्जैक्टली मोशन के अंदर हम अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया कि भाई मोशन क्या है, तो हमें पता लगा कि विद टाइम जब आपकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। अगर विद टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो जहां पर इनिशियली था अभी भी वहीं पर ही है, हालांकि समय बीत चुका है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ मोशन और रेस्ट के बीच का डिफरेंस। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि मोशन को अगर ऑब्जर्व करना है, अगर मोशन को समझना है, तो ऑलवेज हमें किसी ना किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही उसको देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई बार शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि जिस कार में आप बैठे हुए हैं या जिस बस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, और आपके साथ ही, आपके पैरेलल ही सेम डायरेक्शन में एक और कार या फिर एक और ट्रेन सेम वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ रही है। तो दोनों ट्रेन्स के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स जब एक दूसरे की ट्रेन की तरफ देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ट्रेन्स क्या है, रेस्ट में है। वो साथ वाली ट्रेन क्या है, वो रेस्ट में, हमारी ट्रेन भी क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर उसी टाइम पर कोई एक ऐसा पर्सन जो कि ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है, जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है ट्रेन का, वो एग्जैक्टली देख करके बता देता है कि ट्रेन क्या है, मोशन में है, ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए दो पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि हमारी दोनों ट्रेन क्या है, वो रेस्ट में है, एक ही जगह पर खड़ी हुई है, स्टेबल है। बट ऐसा नहीं होता। तो मोशन को हमेशा, मोशन काफी कंफ्यूज कर देता है। ये मोशन जो है, ये हमें काफी कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए इसको हमें हमेशा किसी ना किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में ही देख करके ये बताना होता है कि एग्जैक्टली जो गिवन बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, वो टाइम के साथ डिस्प्लेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने मोशन के रिलेटिव टर्म का। साथ में हमने ये भी देखा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर अलग अलग हो जाता है, मतलब एक बस जिसको के कोई एक पर्सन जो कि रोड साइड पर खड़ा होकर के बस के लिए वेट कर रहा है, अगर वो उस बस को देखता है तो उसके लिए वो बस क्या है, मोशन में होती है। उसके लिए बस में बैठे हुए पैसेंजर्स भी मोशन में होते हैं, लेकिन बस में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं होते, क्योंकि वो सभी क्या है, वो सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी डिस्प्लेस नहीं हो रहे। तो इसीलिए उनका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वो पॉइंट ऑफ उनके साथ में ही है, ठीक है ना। वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसको, जिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जिसके रिस्पेक्ट में वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, हो नहीं रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट उन्हीं के साथ है। तो इसीलिए उन्हें एक दूसरे को देख करके कैसा महसूस होता है कि वो रेस्ट में। इवन उनको अपनी बस भी क्या लगती है, वो भी रेस्ट में लगती है। उनके लिए तो बस भी क्या है, रेस्ट में है। जो बाहर कोई खड़ा हुआ है उसके लिए वो बस मोशन में है। तो ये मोशन जो है, इसीलिए हमने क्या कहा था कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल जाने से एक ऑब्जेक्ट जो आपको रेस्ट में लग रहा है, हो सकता है वो किसी दूसरे को मोशन में दिख रहा हो। इसीलिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा भी कुछ नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। रेस्ट और मोशन एग्जिस्ट करता है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूटली रेस्ट या फिर एब्सोल्यूटली मोशन में नहीं हो सकता है। तो ये सब डिस्कस हमने किया। साथ ही हमने कुछ आपके वेरिएबल्स देखे, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड ऑल दैट। इन सभी को हम कैसे डिनोट करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। पोजीशन को हम कैसे डिनोट करने वाले हैं? पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं? पोजीशन मतलब कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के जो अपने लीनियर वेरिएबल्स थे, हमने डिस्कस किए। इवन 2D 3D के अंदर भी ये बदलते नहीं है। 2D 3D के अंदर भी हम एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो वहां पर आप हॉरिजॉन्टल अगर एक्सेलरेशन है तो आप उसको ए से डिनोट करते हैं। अगर आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली उसको आप जी से डिनोट करते हैं, बिकॉज दैट एक्सेलरेशन इज अगेन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो धीरे धीरे जब हम क्लास 11th में आप लोग पहुंचेंगे तो वहां पर हम इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अरे सर अभी क्लास 9 की करा दो, पहले 11th में पहुंच गए आप तो। मतलब कहने का ये है कि पहुंचना तो है ही नहीं वहां पर, क्लास 11th में भी हमें जाकर के साइंस तो लेनी ही है, ठीक है। आप स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो खुद को। चलो, तो अभी हमें जो डिस्कस करना है आज की क्लास में, वो हमें देखिए क्या डिस्कस करना है। हम यहाँ पर बहुत सी क्वांटिटीज को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ रहे हैं जिनको कि मेजर किया जा सकता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने फिजिक्स के अंदर क्या है क्लासिफाई किया हुआ है दो टाइप्स में। एक क्वांटिटीज होती है स्केलर, एक क्या होती है स्केलर, और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये स्केलर वेक्टर क्या होता है, तो वही तो बताने के लिए हमारे हैं। तो ध्यान से सुनो कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। दो तरह की क्वांटिटीज, मतलब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, दिस एंड दैट, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनको हमने क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में। एक टाइप है उनका स्केलर और एक है उनका वेक्टर। अब ध्यान से समझिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए, जिन क्वांटिटीज के पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो कहीं से इतना चिंता मत करो, ड्रो मत। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपका कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो जिन क्वांटिटीज के पास में केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्लस ऑब्वियसली उनकी एसआई यूनिट उनके साथ में अटैच की जाती है उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक। तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्या इनके साथ हम एसआई यूनिट अटैच नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं। एसआई यूनिट को हम यहां पर भी अटैच करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये डिफरेंट है स्केलर से। और डिफरेंस क्या है वो देखिए, बड़ा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे कि उस डिफरेंस की वजह से बहुत कुछ सही भी हो सकता है, बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। हमें उसे बहुत ध्यान से समझना और उसकी कीमत को पहचानना होता है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनके पास में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जैसे कि स्केलर के पास होता है, इनके पास में मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड है, इनके पास भी मैग्नीट्यूड है। मींस न्यूमेरिकल वैल्यू स्केलर के पास भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू वेक्टर के पास भी है। लेकिन इनके पास में एक और चीज होती है, वो होती है डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। समझे? डायरेक्शन। अब सर ये डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है भी, ऐसे ही हमें मतलब बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो? भाई ऐसा नहीं है। इस डायरेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा तो हम डिस्कस नहीं करते क्लास 9th में, लेकिन हाँ फिर भी एक बेसिक आपका एक आपको क्लियरेंस आ जाएगी टॉपिक की, इतना तो बताएंगे। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि बिन वजह ही आपको कुछ बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस डायरेक्शन की है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग समझेंगे, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी। अब डायरेक्शन अपनी कौन सी है? डायरेक्शन तो भैया अपनी 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन अपने साथ में कॉर्डिनल डायरेक्शंस भी हैं, ठीक है, ये भी अपनी डायरेक्शंस हैं। तो इतना डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का क्या मतलब है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, बस। क्यों ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों आप हमें केवल बस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ही पढ़ा रहे हो? ये बीच में जो आपने कॉर्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ करी है, ये क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हो? भाई बेटा ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ पर हम केवल और केवल आपका 1D मोशन देख रहे हैं, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, आपको याद होगा 1D मोशन क्या होता है। 1D मोशन वो होता है जो आपका एक स्ट्रेट, एक लीनियर पाथ के ऊपर जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, ठीक है, मतलब या तो एक्स एक्सिस में या फिर आपका वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स एक्सिस में वो नेगेटिव भी हो सकता है, वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव भी मूव कर सकता है और वाई एक्सिस में वो नेगेटिव भी मूव कर सकता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जो आगे बढ़ रही है या फिर वो पीछे की तरफ पीछे हट रही है, जैसे कि हमने देखा है ना, रोड के ऊपर गाड़ी आगे चल रही होती है, पॉजिटिव एक्स में चल रही होती है,
फिर वो रिवर्स करते हैं, ठीक है, और रिवर्स करते समय वो क्या है, नेगेटिव एक्स में चल रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो या तो फॉरवर्ड आगे जाएगी या बैकवर्ड जाएगी हॉरिजॉन्टल, या फिर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा कोई ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने नीचे खड़े होकर के एक पत्थर उछाल दिया, ठीक है, तो पत्थर उछाल दिया तो वो क्या है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है। अगर हमने छत पर खड़े होकर के कुछ ऑब्जेक्ट नीचे गिरा दिया तो वो क्या है, वो नेगेटिव वाई में मूव कर रहा है, तो वर्टिकली वो भी क्या है, वन डायमेंशन मोशन है। क्यों? क्योंकि वो एक ही एक्सिस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट विद टाइम डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये तो आपको पता ही था, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, अब थोड़ी सी क्लियरिटी और मिल गई होगी। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा कि स्केलर के पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। ऐसा यूनिट दोनों के पास में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ही ऐसा यूनिट होती है। अभी हम देख भी लेंगे, आपको मालूम भी है। दूसरा, ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जब कभी भी स्केलर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है तो ये आपका जो सिंपल अलजेब्रा है उसी को फॉलो करती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका क्या फॉलो करती है, सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। कब फॉलो करती है सिंपल अलजेब्रा को? जब इनके ऊपर इनको हम ऐड करते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इनको डिवाइड करते हैं, या इनको आपको मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब ये सिंपल अलजेब्रा के जो मेथड्स हैं, जो रूल्स हैं, उन्हीं को ये फॉलो करती हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। मतलब कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, किसी की बात करें, डिवीजन की तो हम इसमें बात नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वहां पर ये क्या है, सिंपल अलजेब्रा उन मेथड्स को फॉलो नहीं करती है। मतलब आप इनको डायरेक्टली ऐड, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां पर ये किसको फॉलो करती हैं, यहां पर ये फॉलो करती हैं वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है, वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है जी, वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम इनको बोल देते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको मैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन दे देता हूं यहां पर, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वेक्टर रूल्स क्या है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो करती हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना डिटेल में अभी यहाँ पर क्लास 9 में डिस्कस करने वाले नहीं है। ये हमारे लिए कब जरूरी होता है, या तो हम आपका जेई नीट के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप लोग क्लास 11th में पहुंच गए हैं, वहां पर आपने जाकर के साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पर आपको इन सब चीजों की जरूरत होती है। ऑब्वियसली वहां पर इन्हें आपको डिस्कस भी करना होगा, समझना भी होगा। तो ये आपका सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है। तीसरा यहां पर क्या है, थर्ड एग्जांपल्स क्या है। फिर से इसके एग्जांपल भी बता दो, लगे हाथ जब इतना सब कुछ बता दिया है तो थोड़ा सा एग्जांपल्स पर भी कृपया दृष्टि कर दो, और एग्जांपल्स पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दो। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि स्केलर एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो देखिए, स्केलर क्या है, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जब कभी भी कोई आपसे पूछता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस पूछता हूं, मान लीजिए मैं पूछता हूं, कोई और पूछता है, तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर किसी का ज्यादा ही दूर है, क्योंकि आजकल बहुत बहुत दूर भी स्कूल्स में चले जाते हैं बच्चे, ठीक है, बसेस वगैरह हैं, कार्स अवेलेबल हैं, तो कोई कहता है सर 10 किलोमीटर मेरा स्कूल दूर है। कभी भी आप उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताते, आप कभी भी ये नहीं कहते कि सर 5 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन मेरा स्कूल है, कभी भी ऐसा नहीं कहते। जब कभी आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है, सिंपली आप क्या बता देते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं और छुट्टी करते हैं। ठीक है जी, बाकी अपने आप देख लो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्पीड। अगर कोई हमसे स्पीड पूछता है, हमारी कार की स्पीड, हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारी स्पीड, ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, हम ऐसे बताते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड,
तो हम कभी भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी बाइसिकल की स्पीड जो है वो आपकी 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन है या 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। हम कभी भी ऐसा नहीं बताते, हम सिंपली क्या कहते हैं कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर मेरी साइकिल की स्पीड थी, मेरी कार की स्पीड थी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, ये भी आपकी अगेन स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये डिस्टेंस और स्पीड, ये दो क्वांटिटीज हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे, ये हमारी क्या होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटीज होंगी। अब यूं तो बहुत सी और भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मास, अगर कोई आपसे आपका बॉडी मास पूछता है तो आप ऐसे ही बताते होंगे ऑब्वियसली, मेरा बॉडी मास 40 kg है, 50 kg है, 80 kg है। शायद कभी भी ऐसे नहीं बताया होगा आपने कि 80 kg साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ऐसा तो कभी भी नहीं कहा होगा ऑब्वियसली। तो हम किस तरह से मास में क्या बताते हैं, अपनी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देते हैं, ठीक है, केजी उसकी यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड बता करके काम खत्म करते हैं। तो मास में क्या है अपना स्केलर। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी स्केलर, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाना तो हम क्या करते हैं, बच्चे बहाने बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही मतलब गर्म पानी में थर्मोमीटर डाल करके और मम्मी को दिखा देते हैं कि मम्मी देखो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है, जो कि होता नहीं है, हम पकड़े जाते हैं, हमारा झुंड पकड़ा जाता है, ठीक है। और फिर स्कूल तो जाना ही पड़ता है, साथ साथ में पिटाई भी होती है। तो भाई अगर टेम्परेचर बताना ही है तो थोड़ा सा समझदारी से बताओ, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरा, तो टेम्परेचर कभी भी हम ऐसे नहीं बताते कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो सॉरी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और मेरा किसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मेरा 100 डिग्री मेरा टेम्परेचर हो रखा है, ठीक है, ऐसा हम कभी भी नहीं बताते हैं। तो टेम्परेचर की हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। साथ ही साथ में हमारा करंट, ठीक है, करंट भी हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि करंट की डायरेक्शन होती है बट स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब इतना डिटेल में मैं आपको अभी तो नहीं लेकर के जाऊंगा, लेटर ऑन जब हम आपका जेई फाउंडेशन या की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली हम काफी डिटेल में जाएंगे। तो ये सब हमारी क्या हो गई, ये सब हमारी हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, हमने पहले बता दिया भाई, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, उन सभी को हम क्या, हालांकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमारे हाथ पल्ले अभी पढ़ा नहीं है कुछ भी, बट स्टिल थोड़ी देर में कुछ समय के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद में, या फिर जब हम, जैसे मैंने आपको बताया जेई फाउंडेशन की क्लासेस जो लेक्चर्स हमारे होंगे उसके अंदर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप क्यूरियस हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, इस चैप्टर से क्या आ जाएगा, इस चैप्टर से वेलोसिटी आ जाएगी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस चैप्टर के बाहर बात करूं तो फिर हमारा फोर्स आ जाएगा इसके अंदर। इस चैप्टर में तो हम फोर्स डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ पर केवल मोशन डिस्कस करते हैं। कॉज ऑफ मोशन जो कि फोर्स है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। तो फोर्स आ जाएगा हमारा इसके अंदर, और इसके अंदर वेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट भी आ जाएगा, क्योंकि वेट भी क्या है, वेट भी आपका फोर्स ही है। द फोर्स विद विच वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज कॉल्ड वेट, वो हमारा वेट है। हमारा जितना हमारा वेट है ना, उसी फोर्स से हमें अर्थ क्या है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, ठीक है। तो वेट फोर्स ही है, और फोर्स अगर वेक्टर है तो हम कह सकते हैं वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी डायरेक्शन को मेंशन करना होगा। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, शायद अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी, आप भी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में नहीं समझा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कौन सा ये आने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये क्लास 9 से शुरू हो गया है, और जब तक साइंस आपके पास में रहेगी तब तक ये भूत की तरह आपके पीछे पड़ा रहेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझे। अदरवाइज क्लास 11th में जाकर के बच्चों की हालत खराब हो जाती है, ये वेक्टर रुला देता है बच्चों को, लेकिन हम रोने वाले बच्चे नहीं है, ठीक है। मेहनत करेंगे, समझेंगे,
और बहुत अच्छे से अपने सिलेबस के ऊपर कमांड करेंगे। अच्छा, ये कुछ कोऑर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, 1D मोशन डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो मोशन जो कि एक रेक्टिलिनियर पाथ के ऊपर है, हॉरिजॉन्टली है चाहे वर्टिकली है, लेकिन वो 1D है, एक स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो भाई देखो बढ़िया से समझ लो इसको, और एक काम करो, इसको या तो नोट डाउन कर लो या फिर इसका क्या एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर इसको नोट डाउन कर लो, जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो हम उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये वेक्टर है क्या, इसकी डिटेल में जाएंगे। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि डायरेक्शन का क्या रोल है, अगर कुछ रोल है तो फिर वो क्या रोल है, और अगर डायरेक्शन को थोड़ा बहुत इग्नोर कर भी दो, ऊपर नीचे कर दो, तो क्या दिक्कत होने वाली है, चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट ऐसा नहीं है, हम देखेंगे कि उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हमें हो सकती है। ठीक है, चलो, और पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो।